हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं अभिनव, आप सबका दोस्त। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फ्रॉम क्लास 10 बोर्ड सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 1 साइंस का। ये केमिस्ट्री का पार्ट है गाइस। ये केमिस्ट्री बुक का एक पार्ट है। तो आज हम लोग ये चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं और इसी तरीके से आपको सारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं अगर केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उसके बाद उसका इक्वेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which original substance lose its nature and amplify the new forms of under different products। ये तो मैं बुक इस लैंग्वेज होता है, बट आप लोग मेरे लैंग्वेज में समझिए। मेरे लैंग्वेज में क्या केमिकल रिएक्शन एक तरीके का प्रोसेस है जो एक जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और कुछ न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी का हम लोग केमिकल रिएक्शन होता है। और ये एक तरीके का इरिवर्सिबल है, मीन्स इसको वापस से जो इसका प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके का इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये पहला पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर occurrence ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी राइट है, जिसमें किसी दो सब्सटेंस को रिएक्ट करते हैं तो उसके बीच में जो एटम्स होते हैं उसका बॉन्ड ब्रेक करके दूसरे एटम के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसमें इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जो भी एक एरो रहता है, इस एरो के इस साइड जो भी रहता है वो हम लोग का रिएक्टेंट होता है, और एरो के इस साइड जो भी फॉर्मेशन होने के बाद बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और एरो का जो भी इस साइड रहता है वो, और यहाँ पे जो भी उस रिएक्शन का फिजिकल कंडीशन है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। तो चलिए हम लोग ये पॉइंट क्लियर हो गया, इस पॉइंट पे करते हैं। और मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया, द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर प्रोडक्ट्स। जो इस रिएक्शन के बाद इस साइड फॉर्म करता है प्रोडक्ट, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। क्या क्या रिएक्शन का एग्जांपल है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में हम लोग का एनर्जी यूटिलाइज होता है और उसके बाद हम लोग को एनर्जी भी मिलता है। तो ये तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ये रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन हो गया जिसमें हीट रिलीज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कर्व हो गया। ये सारा एग्जांपल है आपका केमिकल रिएक्शन का। तो आप लोग ने ये समझ लिया और अब हम लोग चलते हैं आगे। तो गाइस ये वाले चार्ट को हम लोग डिलीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग का केमिकल रिएक्शन का जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हम लोग को पता चल जाएगा। तो इस वाले बॉक्स को आप लोग इम्पोर्टेंट में डाल सकते हैं। ये बॉक्स एक इम्पोर्टेंट बहुत है, इसको मैंने एक बॉक्स में डाल के लिख दिया। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कितना केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या क्या उसका रिएक्शन होने के बाद क्या क्या उसका पहचान होता है। सबसे पहले चेंज इन स्टेट। स्टेट मीन्स क्या होता है, स्टेट मीन्स होता है ना किसी भी सब्सटेंस का क्या फिजिकल स्टेट। स्टेट तीन तरीके का होता है, एक होता है सॉलिड होता है जो कि एकदम ठोस होता है जिसका फिक्स शेप होता है, एक होता है लिक्विड होता है, लिक्विड में वाटर हो गया जैसे, फिर एक गैस हो गया, गैस जो कि हम लोग को दिखता नहीं है बट हम लोग के आसपास मौजूद है, जिससे हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जैसे फोटोसिंथेसिस में प्लांट CO2 को एक्सहेल कर लेता है उसी तरीके से। तो और इससे पहला ये चेंज इन स्टेट हो गया, जिसमें कंबशन ऑफ रिएक्शन ऑफ वैक्स कैंडल कैटेगराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट फॉर्म टू सॉलिड लिक्विड एंड गैस। जो हम लोग का जो कैंडल का वैक्स है उसको हम लोग चेंज इन स्टेट में कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसका सारा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला हो गया। और दूसरा है चेंज इन कलर, मीन्स जब किसी प्रोडक्ट का मतलब किसी रिएक्टेंट का कलर चेंज हो गए, कोई नया प्रोडक्ट में कोई नया कलर का फॉर्मेशन हो तो उसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन कलर। देखिए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैटेगराइज्ड इन चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। यहाँ जो होता है ना पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन जो होता है ना पोटेशियम परमैंगनेट का वो होता है पर्पल कलर का, और जो उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट बनता है ना वो कलरलेस बन जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया चेंज इन कलर का। तो हम लोग तीसरा देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब हो गया किसी भी गैस का रिएक्शन के बाद निकलना। तो हम लोग यहाँ रिएक्शन देख लेते हैं जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोग डाइल्यूट इसीलिए लेते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग है, तो उसको हम लोग वाटर में कुछ ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं तो उसी को हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं। इसमें सॉल्वेंट हो जाता है आपका वाटर और सॉल्यूट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। इज कैटेगराइज्ड बाय द हाइड्रोजन गैस। देखिए जैसे जब जिंक और H2SO4 ये दोनों रिएक्ट किया तो जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से। आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी याद कर लीजिएगा नेट पे से देख के, तो उससे पता चल जाएगा जिंक का रिएक्टिव हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो उसको हाइड्रोजन को हटा के यहाँ से जिंक सल्फेट के साथ चला गया तो ZnSO4 का फॉर्मेशन हुआ और एक हाइड्रोजन गैस का। तो यही जो गैस है यही
इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जाम्पल पूछेगा तो आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब चौथा कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में तापमान में चेंज आना। जब हम लोग क्यूक्लाइन क्या होता है? क्यूक्लाइन होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्यूक्लाइन बोलते हैं। और जब इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ, तो ये फॉर्म करता है CaOH का होल टॉइस। इसको हम लोग स्लैग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग लाइन बोलते हैं। और जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जब ये स्लैग लाइन बनता है तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे आप छूने पर आपको बहुत गर्म गर्म फील होगा। डायरेक्ट हाथ में डालिएगा, जब किसी भी बाल्टी में कर रहे हैं तो उस बाल्टी के आउटर सरफेस को आप टच कीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा गर्म आपको महसूस होगा। चलिए हम लोग अपने चौथे पे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब जो होता है ना, प्रेसिपिटेशन मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल, जो कि कभी पानी में मिक्स ही नहीं हो सकते। इनसॉल्युबल जो कभी पानी में मिक्स ही नहीं हो सके और जो कंटेनर है ना उसके नीचे में आके ऐसे 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 नीचे में आके जमा हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो जब किसी भी इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। देन एन एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे एक टर्म आता है एक्वस। एक्वस वो होता है ना जिसमें ना जो वाटर होता है ना, वाटर में किसी चीज को मिक्स कर दिया जाता है ना, मिक्स्ड इन वाटर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस बोलते हैं। तो जब एक्वस सॉल्यूशन हम लोग किसका ले रहे हैं? सोडियम सल्फेट का, Na2SO4 का लिए, और जब इसको मिक्स किए इसका एक और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम प्रोडक्ट BaCl2 का सॉल्यूशन के साथ, ये फॉर्मेशन करते हैं BaSO4 which come with white precipitate and NaCl का फॉर्मेशन। NaCl क्या है? NaCl एक कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। लेकिन जो ये BaSO4 है ना, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, मींस कंटेनर के नीचे कुछ व्हाइट कलर का ऐसे 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 इसके नीचे ऐसे ऐसे जमा रहेगा। आपको व्हाइट तो दिख नहीं रहा होगा, तो इस तरीके का जमा हो जाएगा। तो आप इस टेबल को जरूर से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। में डाल के इसको आप लोग मार्क कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे और इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग समझते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। हम लोग जब किसी भी कोई फॉर्म ऑफ सिंबल, उसका सिंबल जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे हो गया आप जानते होंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg, एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al, फिर सोडियम का क्या होता है? Na। तो ये सब जो उसका सिंबल है ना, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सही है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि ये केमिकल जो रिएक्शन है ना उसको उसके बारे में ना कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना देता है, उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता देता है। ये देखिए, ये एक वर्ड इक्वेशन जिसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन है। यहाँ क्या हुआ? Mg प्लस O2, इट गिव्स अस 2Mg प्लस 2MgO, ये फॉर्मूला। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन, क्योंकि इसको वर्ड में लिख दिया गया है। लेकिन जो इक्वेशन को हम लोग सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे ना, इन द प्लेस ऑफ देयर नेम, इसके नेम की जगह हम लोग सिंबल का यूज करें ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक केमिकल, इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन भाई उसके फॉर्मूला से या सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा है नेम की जगह। तो ये किसी रिएक्शन का एक टाइप हो गया। तब यदि हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख सके, सबसे पहले हम लोग ना कुछ सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्मूला रिएक्टिंग सब्सटेंस रिएक्टेड एंड लेफ्ट हैंडेड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये मुख्य लैंग्वेज है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। किसी भी दो एलिमेंट को, जैसे हम लोग H2 लिए, H2 मीन्स हाइड्रोजन, और उस एक O2 लिए, हमको इन दोनों को रिएक्ट करवाना है, तो रिएक्ट तो हो जाएगा, इसमें हमको इक्वेशन में लिखना है। तो इक्वेशन में क्या, ये दोनों को हम लोग मिला रहे हैं, तो मिलाने को हम लोग को बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम लोग प्लस लगा दिए बीच में, और हम लोग को इन दोनों के बीच में प्लस साइन लगाना है। और इसके बाद जो भी सब्सटेंस फॉर्म करेगा ना जो प्रोडक्ट में, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया रिएक्टेंट्स हो गया। क्या हो गया? रिएक्टेंट्स हो गया। फिर इसके बाद जो भी फॉर्म करेगा ना राइट हैंड साइड पे RHS पे, वो हम लोग क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो जो भी प्रोडक्ट होगा ना उस एरो के बाद ही लिखा जाएगा। ये एरो कुछ इसी तरीके का होगा, और इस एरो के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसी एरो के बाद हम लोग लिखा जाएगा उसको। दिस एरो साइन इज पुट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड दिस फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट आल्सो मेंशन इन द केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग उसका फिजिकल स्टेट को भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक्वस यहाँ पे गैस मेंशन है, गैस फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है, ये एक्वस फॉर्म है, ऐसे मेंशन है ये सारा। उसका फिजिकल स्टेट भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन ये इक्वेशन होता है जिसमें हम लोग ना किसी भी इक्वेशन को सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसमें जो रिएक्टेड प्रोडक्ट में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना वो इक्वल नंबर में नहीं होते हैं। मीन्स वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आप लोग ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, जिसके RHS और LHS में नंबर्स ऑफ एटम इक्वल नहीं रहते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे Mg प्लस O2 प्लस MgO फॉर्म कर रहा है। तो इस साइड मैग्नीशियम एक है, इस साइड भी एक ही है, ठीक है। लेकिन
ये देखिए रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 2 है लेकिन इस साइड ऑक्सीजन 1 है, नंबर्स ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल नहीं है, मींस आरएचएस का जो नंबर्स ऑफ एटम है वो एलएचएस के इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, इसी को हम लोग स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बट जब हम लोग दोनों साइड नंबर्स ऑफ एटम इक्वल करते हैं, मींस जैसे ये एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं Mg प्लस O2 G प्लस MgO। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नीशियम, इस साइड भी एक मैग्नीशियम है, इस साइड भी एक ही मैग्नीशियम है, इस साइड 2 O2 है, तो 2 O2 कभी भी हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ ऐड करेंगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग हमेशा इसको यहाँ लिखते हैं। 2 लगाए तो यहाँ पे जैसे ही 2 लगाए तो मैग्नीशियम 2 बन गया, उसके साथ ऑक्सीजन 2 बन गया, ऑक्सीजन 2 बन गया तो ये कंप्लीट हो गया, ये वाला सही हो गया, लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहाँ भी हम लोग 2 लगा दिए। उसी तरीके से ये दिख रहा होगा आपको 2MgO 2Mg प्लस O2 इट गिव्स अस 2Mg। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग का दूसरा टॉपिक आ गया है, वो है केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ने वाले, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एक आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए। कॉम्बिनेशन मीन्स 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करें और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, सिंगल प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं, इससे ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोल क्या होता है, कार्बन का फॉर्म होता है, तो देखो कार्बन है तो C प्लस O2 इट गिव्स CO2। ये दोनों एक एलिमेंट है और एलिमेंट से जब रिएक्ट हुआ, दोनों रिएक्टेंट को कंबाइन किया गया तो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो हम लोग बर्निंग ऑफ कोल फॉर्मेशन ऑफ वाटर देखते हैं, H2H2 प्लस O2। ये सब देख सकते हैं, ये सब जो इधर GS ये सब जो लिखा हुआ है इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा होइएगा, ये सब उसका फिजिकल स्टेट है, किस स्टेट में, सॉलिड लिक्विड गैस किस स्टेट में वो प्रेजेंट है वो लिखा है, ये लिक्विड में। तो यहाँ पे है 2H2 गैस प्लस O2 इट गिव्स अस 2H2O। ये जो है ये दोनों गैस में था, लेकिन जब ये दोनों रिएक्ट किया तो 2H2O बना है, मीन्स ये लिक्विड फॉर्म में है। हम लोग तीसरा वाला समझते हैं, ये तीसरा वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आ सकता है आपके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। CaO मीन्स क्विक लाइन। क्विक लाइन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो CaOH को और ट्वाइस बनाता है, इसको हम बोलते हैं स्लिक लाइन। ये एक एक्वस फॉर्म है, मीन्स वाटर में सॉल्यूवेंट है, मीन्स वाटर में मिक्स है, तो इसमें सॉल्वेंट है ना जो वो वाटर है और सॉल्यूट जो है ना वो CaOH मीन्स वाटर में मिक्स है, इसको इसीलिए इसको एक्वस बोलते हैं। और इसके साथ हीट बहुत निकलेगा, ये आपको मैंने पीछे भी बताया था, ये वाला एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल बहुत बार रिपीट होता है, इस एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग एक्सोथर्मिक के बारे में समझ लेते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब रिलीज, ये एक्सो मतलब जो होता है ना वो रिलीज होता है, किस चीज का रिलीज, तो ये जो थर्मिक है ना, थर्मिक थर्मिक मीन्स होता है हीट, तो रिलीज ऑफ हीट होता है, मतलब हीट है ना, हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। तो देखिए इस रिएक्शन में, इन रिएक्शन इन विच रिलीज हीट इज रिलीज अमंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म करता है ना उसके साथ हीट भी रिलीज करता है। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होता है, मतलब मिक्सचर बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें मेजर कॉन्सेंट्रेशन होता है मीथेन, जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं। जब ये रिएक्ट करता है, बर्न मतलब ऑक्सीजन के साथ ऑब्वियसली बात है रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्ट किया तो ये फॉर्मेशन की CO2 गैस का और ये फॉर्मेशन की H2O गैस का स्टीम जिसको बोलते हैं लोग, और उसके साथ ये हीट भी बहुत सारा रिलीज करता है। जैसे हम लोग घर में अपने स्टोव पे खाना बनाते हैं तो वो एक बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस होता है, LPG उसमें होता है, यही केमिकल रिएक्शन आपके किचन में होता है, जिससे आपको हीट मिलता है और उसी हीट से आपका खाना बनता है। तो ये रिएक्शन आपके किचन में भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको बायोलॉजी में भी मिलेगा पढ़ने के लिए। रिस्पायरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक। जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन में जो हम लोग इनटेक, जो हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन वो नहीं होता है जो हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, उसको हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। और रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग बहुत दोनों अलग अलग चीजें। रिस्पायरेशन जो होता है ना, जब ग्लूकोज, जब हम लोग कुछ भी खाना खाएं, जब वो खाना खाएं उसका ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। जब ये रिएक्ट करे, जब हम लोग सांस लिए तो हम लोग बॉडी में क्या आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया, जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन जो है ना वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देगा, ब्रेकडाउन किसका, CO2 जो बाहर फिर वापस से जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो रिलीज हो जाता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ का फॉर्मेशन करता है 38 ATP का। ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, 38 ATP का फॉर्मेशन, 36 से 38, क्योंकि जो 2 ATP है ना वो आपका ना ये प्रोसेस को करने में भी यूज हो सकता है, इसलिए ये याद रखिएगा 36 से 38, ये दोनों ऑप्शन में जो है, लेकिन मेजोरिटी में ओवरऑल क्रॉस जो होता है ना वो 38 ATP होता है। तो आपको ये याद रखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। गाइस हम लोग का सेकंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन है ना जिसमें ना ये पूरा कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, एक दो सब्सटेंस था A प्लस B और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता था जो C होता था, लेकिन ये कॉम्बिनेशन था, इसका अपोजिट है जस्ट एक C कंपाउंड रहेगा जो ब्रेकडाउन होगा A प्लस B के फॉर्म में। तो ये अपोजिट हो जाता है इसका, जो C कंपाउंड रहता है उस जो होता है, तो ये
किसी भी हीट का सप्लाई करने पे ये दो चीज में ब्रेक डाउन कर जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है एक सिंगल कंपाउंड इज ब्रेक इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक ए जो है एक सिंगल कंपाउंड है जो ब्रेक डाउन कर जाता है दो टाइप में, D+E में। तो डिकम्पोजिशन का भी तीन अलग टाइप है। ये हम लोग केमिकल रिएक्शन का दूसरा टाइप वाला है जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग डिकम्पोजिशन में भी तीन उसका रिएक्शन करेंगे। पहला रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल से ही आपको पता चल रहा है, मैंने एक्सोथर्मिक में आपको ये वर्ड का मीनिंग बताया था। थर्मिक मीन्स हीट, तो इसमें भी होता है थर्मल मीन्स हीट। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, हीटिंग से जैसे यहाँ एग्जांपल है जो आप पढ़ सकते हैं, FeSO4 जब इसको हीट कीजिएगा Fe2O3 और सल्फर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये सब का फॉर्मेशन होता है। CaCO3 जो लाइमस्टोन था वो जब CaO प्लस CaO2 में टूट जाता है, उसको हीट करते हैं। बी होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइटिस में, जिसमें हम लोग किसी भी एक कंपाउंड को डिकम्पोज कर देते हैं दो अलग कंपाउंड में बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी देके हम लोग किसी भी एक सिंगल कंपाउंड को दो कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जैसे 2H2। इसको हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे ना तो ये H2 प्लस O2 में डूब जाएगा, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्लास 8 में पढ़े। तो जो एक सी है, एक तीसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप जो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स होता है साइंस में लाइट, यस फोटो मीन्स होता है लाइट। लिटिक मीन्स हो गया ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ लाइट। When decomposition is carried out by in the presence of sunlight is called photolytic decomposition reaction. When AgCl जब इसको धूप में रख दीजिएगा तो Ag क्या होता है? Ag होता है सिल्वर और Cl2 क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगा। जब AgBr इसको भी सनलाइट में रख दीजिएगा तो ये भी Ag और Br2 में रिलीज ब्रेकडाउन कर जाता है। अब हम लोग जो एक्सोथर्मिक है उसका ही जस्ट अपोजिट है एंडोथर्मिक। एक्सो मीन्स में क्या होता है? रिलीज। एंडो मीन्स क्या होता है? एंडो मीन्स होता है एब्सॉर्ब, किसी चीज को एब्सॉर्ब, किस चीज को? थर्मिक मीन्स मैंने बताया था हीट, एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। तो द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ऊपर वाला सारा जो है ये सारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो सारा ऊपर देख रहे हैं ये सारा एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें सब में हम लोग को हीट देना पड़ रहा है, निकल नहीं रहा है। एक्सो में क्या होता था? हीट निकलता था, लेकिन इसमें हीट देना पड़ रहा है। इसका भी हीट का ही एक फॉर्म है। तो हम लोग समझ गए दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन। चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग अपने तीसरे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ। तो गाइस हम लोग आ गए हैं टाइप ऑफ रिएक्शन के थर्ड टाइप, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट ये फिजिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बस उसी की तरीके से थोड़ा सा मैच करता है। डिस्प्लेसमेंट से इधर से उधर एक्सचेंज करता है। विद केमिकल रिएक्शन इन विच वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मैंने आपको रिएक्टिव सीरीज याद करने को बोला था, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, तो उससे आपको ये सब इक्वेशन बहुत इजीली ही याद हो जाएगा। मीन्स मैं आपको बोलता हूँ कि रोज 5 से 10 इक्वेशन रोज याद कीजिए। ये मैं कुछ उसका क्या मतलब याद कीजिए, उसको याद करने से आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा। जो Fe है, Fe मीन्स आयरन जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड के सॉल्यूशन में रखते हैं तो उस कॉपर जब ये आयरन है ना जो वो रिएक्टिव है कॉपर से, तो जो ये आयरन है ना इसको डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। सल्फेट को डिस्प्लेस करके वो उसके साथ चला जाता है FeSO4 बन जाता है और Cu को अलग कर देता है। ये हम लोग ये एनसीईआरटी में भी आपका एक्टिविटी है, तो मैं एक्टिविटी में आपका एक्टिविटी से लेकर हर चीज एक एग्जाम्पल में ही सब चीज कवर कर दे रहा हूँ। तो ये फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपको कि आपका एक्टिविटी से लेकर सब एग्जाम्पल में सब खत्म कर दे रहा हूँ। तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सभी बहुत कम टाइम में आपका रैपिड रिवीजन भी हो जाए और आप पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि मैं और मोटिवेट हूँ ऐसा ही कुछ शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप सबको एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प हो। तो ये है द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर व्हेन डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर एंड ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर चेंज इनटू डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। तो ये आप जाइए एक्टिविटी नंबर 7 पॉइंट कुछ में है, सॉरी 1 पॉइंट कुछ में है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं इस एक्टिविटी को। जब आयरन नेल हम लोग ना जब आयरन ब्राउनिश हो जाता है इन कलर का डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर, जब ये पता है कुछ सिल्वर टाइप कलर का होता है और ये होता है एक ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है। तो जब ये इसके साथ चला जाता है ना तो ये बन जाता है लाइट ग्रीन कलर का और ये अलग ही हो जाता है सॉल्यूशन से। इसकी हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट जिंक सल्फेट। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ये पॉइंट। जिंक है जो कॉपर पे सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देगा, जिंक सल्फेट यहाँ बन गया और कॉपर अलग रह गया। तो ये था हम लोग का तीसरा। चलिए हम लोग चलते हैं चौथे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग आ गए अपने चौथे रिएक्शन में, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का ही है, डबल है, लेकिन इसमें एक रिएक्शन है जिसमें न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। इसमें हम लोग आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते हैं। जैसे Na2SO4 है और BaCl2 है,
तो इसमें जो Na2 है ना, ये Na ये जाएगा Cl के साथ, तो ये SO4 है ना जो ये Ba के साथ जाएगा। जो इसका शुरू वाला है वो इसके मतलब जो इसका ये क्या हो गया, ये Na+ होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कटायन। तो इसका कटायन इसके अनायन के साथ जाएगा और इसका अनायन इसके कटायन के साथ जाएगा। कटायन आयन आप मुझे पता है आप लोगों को पता ही होगा, मैं इतना होप कर सकता हूँ। तो NaCl के साथ चला जाएगा और जो SO4 है वो Ba के साथ चला जाएगा, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन करेगा, जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट है BaSO4 इज फॉर्म्ड, सो इट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट को जनरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में मेजर टाइम ना एक प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए हम लोग जैसे इसमें BaSO4 का प्रेसिपिटेट है तो हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये हम लोग का 4 टाइप खत्म हो गया। तो हम लोग का इसके बाद लास्ट टाइप जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये सबसे इजी भी है और सबसे आसान भी है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। मीन्स बस को ऐसे समझ लीजिएगा, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब आप काट दीजिए, ये सब कुछ काम कर लीजिए, ये सब 10th का अभी इस 10th में नहीं है। ऑक्सीडेशन का जो ये है ना आगे वाला ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये रिडक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसमें होगा उसका अपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हम लोग आगे चलते हैं एक बार तो देखते हैं क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ डिटेल में आ गया हम लोग के लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन देखिए, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम ड्यूरिंग रिएक्शन बाय एटम इज कॉल्ड एटम मॉलिक्यूलर आयंस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन है जिसमें हम लोग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को गेन करें, और या ऑक्सीजन का गेन हो जाए या तो फिर रिमूवल हो जाए हाइड्रोजन का। और रिडक्शन एक चीज है ना जिसमें ना हम लोग गेन ऑफ ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब छोड़ दीजिए, सब 10th में नहीं आएगा आपको। इसमें आपका अपोजिट समझिए, इसमें ना होगा ना कि आपका जैसे ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, उसी का अपोजिट है रिडक्शन। इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे रिडक्शन। जैसे इसमें देखिए Cu+O2 इट गिव्स अ CuO, यहाँ पे Cu का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन को गेन कर लिया। यहाँ पे CuO+H2O, यहाँ पे CuO+H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन इसे लॉस कर रहा है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे CuO का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इन दिस रिएक्शन CuO इज रिड्यूस्ड वो सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीजन को छोड़ देता है या फिर हाइड्रोजन को गेन कर लेता है। To Cu and H2O is oxidized to H2O. In other words, one reactant gets oxidized while other reactant gets reduced. Such reaction are called oxidation reduction reaction or redox reaction. इस रिएक्शन में ना एक रिएक्टेंट जो होगा ना वो जरूर से जरूर ऑक्सीडाइज होगा और जो दूसरा वाला होगा वो रिड्यूस होगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये हम लोग का हो गया रिडॉक्स रिएक्शन भी खत्म। ये हम लोग का लास्ट कौन था, ये रिएक्शन था। तो हम लोग इसमें एक निमोनिक्स भी आप लोग देख सकते हैं, इस निमोनिक्स से आप लोग याद कर सकते हैं टाइप्स ऑफ। देखिए टाइप्स ऑफ जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको नहीं आता है तो आप लोग पेट से याद कर सकते हैं, जैसे फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्मो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑयल मीन्स क्या हो गया, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज, ये वाला आप छोड़ दीजिएगा, इसका आपको कोई काम नहीं है। तो आप निमोनिक्स ROCAB, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये जो है ना ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट का निमोनिक्स है। तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं जो कि रिडॉक्स रिएक्शन से है। तो आप देख सकते हैं MnO2 + 4HCl कॉन्सेंट्रेटेड है, फिर ये फॉर्म करेगा ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो HCl है उसमें से हम लोग का क्या होता है, हाइड्रोजन का लॉस होकर Cl बन जा रहा है। हाइड्रोजन का जब लॉस होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे क्या हो गया, HCl जो हो गया वो ऑक्सीडाइज हो गया, मीन्स ऑक्सीडेशन पर। तो यहाँ पे जो MnO2 है यहाँ पे से ना जो ऑक्सीजन है ना वो रिड्यूस हो गया, मीन्स ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। ऑक्सीजन का रिमूवल कहाँ होता है, रिडक्शन में होता है, मीन्स MnO2 इज रिड्यूस्ड। ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन था रिडॉक्स रिएक्शन का जिसको याद रखिएगा, हम एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा तो आप ये एग्जाम्पल देके बता सकते हैं उसको। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे गाइस आप सबके लिए एग्जाम के लिए जो यूजुअली आज एग्जाम पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में बैलेंसिंग पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इतना भी मैंने सारा क्वेश्चन दिया है ना, ये सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इसका सबसे ज्यादा, तो ये सारा जो भी है ना इसका आप सॉल्व कीजिएगा घर में बैठ के। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको घर में बैठ के सॉल्व कीजिएगा, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा चांस है कि पूछेगा ही पूछेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक दूसरे टॉपिक पे। यहाँ पे है दूसरा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है हम लोग के बुक का, और ये सबसे आसान टॉपिक भी है। ये है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो हम लोग को जानना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है। इन ऑक्सीजन किसी भी रिएक्टेंट से आके मिलता है, फिर प्रोडक्ट बनाता है, तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो इस
इसी में हम लोग देखना है कि क्या हम लोग के इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हम लोग का एवरीडे जो आसपास का लाइफ है हमें उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट है ना कोरोजन, जो कि बहुत ही ऑक्सीडेशन से कहीं कहीं यूजफुल भी है बट कहीं कहीं हार्मफुल भी है। जैसे कोरोजन, कोरोजन जो होता है ना वो एक प्रोसेस है जिसमें ना मेटल का डिटोरिएशन होता है। डिटोरिएशन मीन्स होता है उसका खराब होना। खराब होना कैसे खराब होना? बाय द एक्शन ऑफ एयर। एयर में हम लोग ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स वाटर का जो ड्रॉपलेट हो गया उसको केमिकल इफेक्ट ये सब ये केस तरीके रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, मेटल गेट ऑक्सीडाइज टू मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस टू ऑक्साइड आयन। एक रिडॉक्स रिएक्शन है इसमें बस जो मेटल होता है ना मेटल का डिटोरिएशन हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल की वजह से। जैसे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, एग्जांपल ऑफ आयरन इज कॉल्ड, जो कोरोजन का एक स्पेशल टाइप है ना जो आयरन में होता है उसका क्या होता है? रस्टिंग बोलते हैं। तो जो आयरन ऑब्जेक्ट है ना जब हम लोग इसको खाली ओपन में छोड़ देना तो इसको मॉइस्ट की वजह से ना कुछ समय बाद इस पे रेडिश ब्राउन पाउडर का कोटिंग हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। जिस जब हम लोग आयरन ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं ना तो मॉइस्ट ओपन एयर है ना उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और रेडिश ब्राउन पाउडर का उसके ऊपर का कोटिंग एक लेयर हो जाता है जिसकी वजह से ना उसका जो क्वालिटी है ना उसका जो टेक्सचर है वो सारा मेटल का खराब हो जाता है। और ये हो जाता है एक बी नंबर। एक और एग्जांपल है जो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर्टिकल्स एंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट फॉर अनदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो जो ग्रीन कोटिंग है ना जो कॉपर जैसा कॉपर का परपेंडिकुलर फिगर पे ग्रीन ग्रीन कोटिंग हो जाता है। तो ये जो है ना ये कॉपर में होता है और जो सिल्वर में होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो ये सब आप याद रखिएगा कि आयरन में कौन सा मीन्स किस कलर का कोटिंग होता है। तो रेडिश ब्राउन होता है, कॉपर में कौन सा होता है? तो ग्रीन होता है, सिल्वर में कौन सा होता है? तो ब्लैक होता है। और जो कोरोजन है ना उसी में एक स्पेशल टाइप का आयरन का जिसको हम क्या होता है? रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, रस्टिंग। तो लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन का इफेक्ट क्या है? जो रस्टिंग है ना इट कॉजेज डैमेज टू आवर सेफ बिल्डिंग, कार्स, बॉडी, ब्रिज एंड रेल लाइन। जो रस्टिंग है ना जिसकी वजह से हम लोग का आयरन जो है ना खराब हो जाता है। जैसे हम लोग इसका शेप डैमेज कर देता है कार का बॉडी जो आयरन से बना रहता है मेजरली, तो उसका ब्रिज को, रेल लाइंस को, ये सब कुछ समय बाद ना उसके ऊपर एक लेयर हो जाता है जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है। Corrosion is a wasteful process because it will lead to wastage of tons of various metals every year and lots of money spent to repair or replace it. तो corrosion है ना एक wasteful process है, मीन्स ये जो है ना एक खराब प्रोसेस है क्योंकि इससे ना बहुत सारे मिलियंस ऑफ टन्स आयरन या अदर जो भी मेटल्स है वो खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारा मनी उसको रिपेयर और रिप्लेस करने के लिए यूज में आता है जो कि बहुत ही ज्यादा खराब प्रोसेस है। जो प्रिवेंशन है हम लोग कैसे रस्टिंग को रोक सकते हैं। अब वो खराब हो रहा है तो खराब होने तो दे नहीं सकते, तो उसको कुछ प्रिवेंट करने के लिए उसका कुछ हम लोग अल्टरनेटिव ढूंढी है जिसकी वजह से हम लोग उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो पहला है आयरन आर्टिकल सोल्डली प्रिंटेड, हम लोग उसको पेंट कर देते हैं और मशीनरी पार्ट जो होता है ना उसको ऑयल और ग्रीस करके रखते हैं ताकि ऑयल और ग्रीस करके रखेंगे ना तो ऑक्सीजन मॉइस्चर है ना जो वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाएगा उसके सरफेस से। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन आयरन पाइप सोल्डली यूज्ड फॉर द वाटर सप्लाई। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें जिंक का कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर जिससे ना वो प्रोटेक्ट रहता है बहुत दिनों तक, किसी उससे ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर देता। आयरन विल कोटेड विद क्रोमियम प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, क्रोमियम से भी आप इसको कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ का। दूसरा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें एक स्लो ऑक्सीडेशन होता है ऑयल एंड फैट का प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ fall, order and taste in them. When cooked food items are placed for long time, they become rancid and unstable for the consumption. तो लोग रेंसिडिटी हम लोग समझा देते हैं आपको। रेंसिडिटी है ना वो एक बहुत स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो कि हमेशा खाने वाली चीज को होता है। खाने वाला जो प्रेजेंट रहता है ना फूड मटेरियल्स उसमें होता है, तो उसका रेंसिडिटी ऑयल और फैट प्रेजेंट फूड मटेरियल्स को होता है। इसकी वजह से उसका जो ऑर्डर है उसका जो टेस्ट है, ऑर्डर मीन्स होता है ना एक स्मेल होता है, एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर मीन्स होता है बैड स्मेल, ऑर्डर मीन्स होता है बैड स्मेल और टेस्ट ये दोनों चीजों को खराब कर देता है। इसीलिए हम लोग जब भी कुक फूड आइटम है ना वो प्लेस करते हैं लॉन्ग टाइम में तो उसको ना प्रिवेंटिव मेजर्स के अकॉर्डिंग उसको स्टोर किया जाता है क्योंकि उसके रेंसिडिटी होने का चांस बहुत है। तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स है यहाँ पे पहला है हम लोग किसी भी देख सकते हैं आप लोग घर में भी ये सब करते होंगे, किसी भी जो भी ओपन हो गया है कुछ भी ओपन जैसे कुछ भी चिप्स जैसे बिस्किट का पैकेट है तो उसको आप कुछ दिन के लिए बाहर रख दीजिएगा ना तो वो खाने लायक अजीब ही उसका टेस्ट हो जाता है। बाय स्टोरिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर फूड कर दें ताकि ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच पाता है। हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में जैसे हम लोग फिश और मीट हो जाने के लिए आ जाना है सॉल्ट ये सब का यूज करते हैं। फिर सोडियम बेंजोएट केमिकल प्रिजर्वेटिव है जिसका हम लोग यूज करते हैं एसिडिटी को रोकने से। फिर स्टोर द फूड इन फ्लफी बैग में गैस सब्सटेंस नाइट्रोजन टू प्रिवेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये आपने चिप्स के पैकेट में जरूर देखा होगा, चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा गैस भरा रहता है। क्यों भरा रहता है? ताकि उसको ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। तो आज आप लोग को साइंटिफिक रीजन मिल रहा है कि आप लोग को ज्यादा चिप्स चाहिए था, क्यों उसमें गैस उतना भरा जाता है ताकि उसको हम लोग बचा सके ऑक्सीडेशन होने से। उसका जो टेस्ट है और उसका जो क्रिस्पीनेस है ना उसको बचा के रखते हैं। इसीलिए हम लोग उसको फ्लफी बैग में ना एक गैस बैग में पैक करते हैं ताकि गैस उसको कहीं भी थ्रो भी करें ना उसको कुशन की तरह हेल्प करे ताकि वो क्रश ना हो। ठीक है,
तो इसलिए हम लोग उसको एयर टाइट कंटेनर नाइट्रोजन में डालते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करने देता है किसी भी फूड मटेरियल्स को। तो ये हम लोग का एंड हो गया है, चैप्टर पूरा एंड हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये बताइएगा। थैंक यू आपको बहुत थैंक यू। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा वन शॉट वीडियो पाने के लिए, ताकि बहुत ही कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस टॉपिक पे आपको एक नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। उस टॉपिक पे आप सबका वीडियो दे दूँगा। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।